हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और आईएनवीआईटी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्योंकि बजट 2023 में जो इनकी टैक्स ट्रीटमेंट है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और इसकी वजह से हमने देखा है कि बजट के बाद से जो सभी प्रकार के रीट और आईएनवीआईटी भारत की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसमें भारी गिरावट देखी गई है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है इसमें इन्वेस्ट करने की या इससे दूर रहना चाहिए। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम हाई लेवल पे बात करें कि भाई ये रीट और आईएनवीआईटी होते क्या हैं, तो रीट को बहुत ही आसान भाषा में आप ये बोल सकते हो कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी का म्यूचुअल फंड है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वो आपके बिहाफ पे डिफरेंट कंपनीज के शेयर खरीदते हैं। यहाँ पर शेयर खरीदने की बजाय अगर आप किसी रीट में पैसा लगाते हैं तो वो आपके बिहाफ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और इससे जो रेंट आता है उसको आपको डिविडेंड की फॉर्म में शेयर किया जाता है। और साथ साथ में अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपके रीट की वैल्यू बढ़ती है और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। तो इस तरह से आप अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी इंडिविजुअली लेना चाहेंगे तो आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं और झंझट अलग होता है। लेकिन यहाँ पे आप एक छोटे अमाउंट यानी कि 300 साढ़े 300 रुपए से आप एक छोटी सी यूनिट खरीद सकते हैं और आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और अगर आईएनवीआईटी की बात की जाए तो उसमें सिंपली उसको बोल सकते हैं कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की जगह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी का म्यूचुअल फंड होता है। जैसे कि कोई पावर प्लांट हो गया या कोई टोल रोड हो गई। नॉर्मली आपके पास इतना पैसा नहीं होगा एज ए रिटेल शेयर होल्डर कि भाई आप एक टोल रोड को या पावर प्लांट को अपने आप से खरीद पाए। तो इस तरह से आप उसमें छोटे से अमाउंट से इन्वेस्ट करके एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। और अगर इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात की जाए तो रीट जब शुरू किया जाता है तो उसमें एक स्पॉन्सर होता है जैसे कि माइंड स्पेस का रहेजा है, एम्बेसी का ब्लैकस्टोन है। ये अपना पैसा लगाते हैं और हमारे जैसे जो छोटे छोटे यूनिट होल्डर्स होते हैं वो इसमें पैसा लगाते हैं और इसके बिहाफ पे एक ये रीट मैनेजर को अपॉइंट करते हैं जो कि जो प्रॉपर्टीज होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह वो एक्वायर करता है। और यहाँ पे एक ट्रस्टी होता है जो कि यूनिट होल्डर के बिहाफ पे काम करते हैं ताकि यूनिट होल्डर को जो भी रेंट वगैरह है डिविडेंड की फॉर्म में सही तरीके से मिलता रहे, उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना हो या बदमाशी ना हो। और इसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो डे टू डे इसमें जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको मैनेज करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो आईएनवीआईटी को आप मान सकते हैं कि वही सब चीजें जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये लोग करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में आईएनवीआईटी के अंतर्गत किया जाता है। और अगर आप इसको और भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं क्योंकि आज की जो डिस्कशन है हम जो लेटेस्ट टैक्स चेंजेस हुए हैं उस तक लिमिट करना चाहेंगे। और अगर आप किसी तरह से आईएनवीआईटी या रीट में इन्वेस्टेड हैं तो आपने देखा होगा कि सडनली बजट के बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट आई है। जैसे कि एम्बेसी का जो रीट है वो तो लगभग 10% गिर चुका है। माइंड स्पेस और ब्रुकफील्ड में भी लगभग 3% से ज्यादा की गिरावट आई है। इसके अलावा पावर ग्रिड का आईएनवीआईटी भी लगभग 6.5% गिर चुका है। और इसके अलावा भी जो दो इन आईएनवीआईटी लिस्टेड है उसमें भी ठीक ठाक गिरावट आई है। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई बजट में ऐसा क्या आया है जिसकी वजह से इसमें गिरावट आई है। तो इससे पहले कि हम ये बात करें कि भाई क्या चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से इसके प्राइस में इतनी भारी गिरावट आई है, उससे पहले हमको इसकी फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा ताकि हम चेंजेस को आसानी से समझ पाएं। तो यहाँ पे मैं रीट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा लेकिन सेम चीजें आईएनवीआईटी के केस में भी एप्लीकेबल होंगी। तो अगर हम रीट की फंक्शनिंग को देखें तो हाई लेवल पे तो जैसे हमने बात करी कि इसका काम होता है कि भाई कमर्शियल जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको खरीदना, उससे जो रेंट आना है वो यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये सिंपली एक मीडिएटर का काम करता है। लेकिन नॉर्मली जो रीट यानी कि ट्रस्ट होती है वो अपने आप असेट्स को एक्वायर नहीं करती। वो क्या करती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसको बोलते हैं वो क्रिएट करती है। तो सिर्फ कानूनी भाषा में ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, यानी कि इसकी अपनी असेट अपनी लायबिलिटी होगी।
तो ये क्रिएट करते हैं और एसपीवी फिर असेट्स एक्वायर करती है, जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्वायर करनी होती है। तो एसपीवी के पास पैसा कहां से आएगा कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्वायर करने का? तो वो रीट से या तो लोन की फॉर्म में या इक्विटी की फॉर्म में पैसा उधार लेते हैं, और रीट के पास ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे जैसे जो यूनिट होल्डर हैं या बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं, वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो एसपीवी के पास पैसा आ गया, इन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली, उससे रेंटल आना शुरू हो जाता है, तो इनकी रेंटल इनकम हुई। उसमें से जो भी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करते हैं। उसके बाद जो रीट से इन्होंने लोन वगैरह ले रखा है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट देना होता है वो ये माइनस करते हैं। उसके बाद ये टैक्स देते हैं। तो टैक्स नॉर्मली इनके ऊपर 25% होता है प्लस सरचार्ज एंड सेस। लेकिन इनके पास एक ऑप्शन होती है कि ये 22% के कंसेशनल रेट से भी टैक्स पे कर सकते हैं। और लेकिन उस केस में कुछ इनको डिडक्शन जैसे कि एससीजेड वगैरह की डिडक्शन होती है वो नहीं मिलती है। तो इनके पास चॉइस है। तो जैसे कि पर्सनल टैक्स में नया रिजीम और पुराना रिजीम है। नए रिजीम में आपके टैक्स रेट कम है लेकिन आपको डिडक्शन नहीं मिलती। पुराने में आपके टैक्स रेट ज्यादा है लेकिन डिडक्शन मिलती है, लेकिन आपके पास चॉइस है, जो भी आपको सूट करता है उससे आप टैक्स पे कर सकते हैं। सिमिलरली इनके पास भी चॉइस होती है कि भाई 25% टैक्स पे करो और डिडक्शन ले लो, या 22% से टैक्स पे करो और डिडक्शन मत लो। तो ये टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो भी पैसा बचता है उसका कम से कम 90% इनको डिविडेंड की फॉर्म में रीट को देना होता है। तो मिनिमम 90% है, ये ज्यादा भी दे सकते हैं। तो ये पैसा रीट को दे देते हैं। तो एक तो रीट को ये डिविडेंड के फॉर्म में पैसा देते हैं। दूसरा, अगर ये कोई प्रॉपर्टी को बेचते हैं, उससे कोई कैपिटल गेन हुआ है, तो वो रीट को दे देते हैं। इसके अलावा कोई इनके पास सरप्लस पैसा बच गया है, तो वो रीपेमेंट कर देते हैं अपने लोन्स की, यानी कि जो लोन इन्होंने ले रखे होते हैं उसकी रीपेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से एसपीवी अपने ऑपरेशन को मैनेज करता है। अब अगर हम आ जाए रीट पे, तो अगर प्रॉपर्टी एसपीवी के द्वारा ओन की गई है तो इनकी क्या क्या इनकम होगी? पहले पहले तो जो इन्होंने लोन दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। ये सिंपली उस इंटरेस्ट को यूनिट होल्डर को पास कर देते हैं, और वो जैसे कि मैं और या आप कोई भी रीट में इन्वेस्ट करेगा वो यूनिट होल्डर होता है, तो उसको ये जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो टैक्सेबल होता है। उसके अलावा डिविडेंड की फॉर्म में भी जो इनके पास पैसा आता है वो भी ये यूनिट होल्डर को पास कर देते हैं। और उसके केस में जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो ये है कि अगर इन्होंने नॉर्मल 25% के हिसाब से टैक्स दिया है, तब तो यूनिट होल्डर को डिविडेंड के ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना होता। लेकिन अगर इन्होंने कंसेशनल रेट चूज किया है और 22% से पे किया है, तो यूनिट होल्डर को टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद अदर इनकम आती है, जैसे कि कोई कैपिटल गेन से हो गई, या मान लीजिए कि कुछ इनके पास कैश पड़ा है, उसकी इन्होंने एफडी वगैरह करा दी है, तो उससे कोई इंटरेस्ट आया तो वो अदर इनकम में आ जाएगा। वो भी यूनिट होल्डर को जब पास ऑन किया जाएगा तो वो टैक्सेबल होगा यूनिट होल्डर पे। और इसके अलावा जो इनके लोन्स वगैरह होते हैं वो जब इनको वापस करते हैं, तो वो भी जो पैसा रीट के पास आता है, रीट इज ए पास थ्रू एंटिटी, वो सिंपली यूनिट होल्डर को पास कर देती है। और ये अभी तक ये टैक्स फ्री था, तो इसमें बदलाव किया गया है, इसको हम आने वाले पेजेस में डिस्कस करेंगे। बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पैसा लोन की फॉर्म में इनिशियली देते हैं, अगर इनके पास कुछ सरप्लस पड़ा है तो ये वापस कर देते हैं। और ये तो केस हो गया कि अगर प्रॉपर्टी एसपीवी के द्वारा ओन की गई है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी रीट डायरेक्टली ओन करता है, हालांकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं बट कर सकते हैं, तो उस केस में एक तो इनको रेंटल इनकम आएगी, और ये सिंपली पास कर देंगे यूनिट होल्डर को, वो उनके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगी। फिर कैपिटल गेन है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ये बेचते वगैरह है, उससे कोई गेन हुआ है, तो वो भी पास ऑन कर देंगे, वो भी टैक्सेबल होगा। इसके अलावा अगर कोई कैश फ्लोज है, जैसे कि इनकी कोई डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, अब एक्चुअली में तो एक्सपेंस हो गया है, लेकिन वो उस पैसे की जरूरत तो इनको तब पड़ेगी जब उस असेट को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इन द मीन टाइम जो पैसा इनके पास पड़ा होता है उससे ये एफडी वगैरह करा देते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे जो इंटरेस्ट वगैरह आता है तो वो भी यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर दिया जाता है इंटरेस्ट की फॉर्म में, वो भी यूनिट होल्डर के ऊपर टैक्सेबल होता है। बाकी इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टैक्स हमने डिस्कस कर लिया कि या तो 25% या 22% पे कर सकते हैं। इसके अलावा 80% जो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है असेट्स में, वो इनकम जनरेटिंग असेट में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कमर्शियल लैंड लेके रख लें जिससे कोई अभी इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो उससे रेंट आना जरूरी है। तो सेबी के रूल के हिसाब से 80% इनको मिनिमम कमर्शियल जो रियल एस्टेट या ऑफिस प्रेमाइसेस होती हैं जिससे कि रेंट आता है, उससे उसमें इनको इन्वेस्ट करना होता है। इसके अलावा 90% जो भी इनको रेंट आता है वो डिविडेंड की फॉर्म में वापस करना होता है यूनिट होल्डर को।
और अगर अब बात की जाए कि भाई एज ए यूनिट होल्डर हमारे पास बहुत सारी इनकम आती है कि भाई कोई इंटरेस्ट की फॉर्म में आ रही है, कोई डिविडेंड की फॉर्म में आ रही है, कोई लोन रीपेमेंट की फॉर्म में आ रही है, और कोई टैक्सेबल है, कोई नॉन टैक्सेबल है, तो हमें कैसे पता लगेगा जब हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे? तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये आपके साथ डेटा शेयर करते हैं। तो इस तरह की आपको मेल आती है, तो उसमें तो पहले पहले ये बताते हैं कि भाई इन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा असेट्स एक्वायर की गई हैं इनकी, या इन्होंने खुद करी हैं। तो यहाँ पे क्लियरली बताते हैं। फिर उसके बाद जो भी पैसा आपको क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाता है, तो उसमें बताते हैं कि भाई इसमें ये पोर्शन इंटरेस्ट का है। जैसे कि आपको मान लो कि 10,000 रुपए का पैसा दिया गया इनको, इनके द्वारा क्वार्टरली, तो इसमें बताएंगे कि भाई 2,000 इंटरेस्ट है, इसके ऊपर ये टीडीएस भी काट लेंगे, और बोलेंगे कि भाई आपके एंड पे भी इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और फिर ये बोलेंगे कि भाई दूसरा, इसमें से जो 10,000 में से मान लो 5,000 डिविडेंड है, और डिविडेंड में भी ये बताएंगे कि भाई हमने जो बेनिफिशियल टैक्स रिजीम है, यानी कि जो कंसेशनल रेट है, उसको चूज कर रखा है या नहीं। जैसे यहाँ पे एम्बेसी ने बताया कि भाई हमने इसको चूज नहीं कर रखा, तो आपके एंड पे ये टैक्स फ्री हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कंपनी टैक्सेबल इनकम के बाद आपको डिविडेंड देती है, और उस डिविडेंड पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है, बट यहाँ पे आपका डिविडेंड टैक्स फ्री हो जाता है। और इसके अलावा ये बताते हैं जैसे कि ये एसपीवी लोन एमोर्टाइजेशन है, यानी कि भाई डेट वगैरह जो वापस किए गए हैं, वो पैसा आपको हो सकता है वो 2-3 हजार रुपए हो, 10,000 रुपए में से, तो ये भी बताते हैं। तो इसमें भी पहले जब ये लिखते थे, तो लिखते थे कि फ्रॉम ए टैक्स परस्पेक्टिव ये आपको टैक्स फ्री होगा। तो इस तरह की कम्युनिकेशन आती है, बहुत ही क्लियर होती है। तो आप आराम से जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं। और अगर अब बात की जाए कि भाई 2023 के बजट में चेंज क्या किया गया है, तो चेंज ये किया गया है कि जो ये रीपेमेंट लोन और डेट इंस्ट्रूमेंट की होती थी, यानी कि एसपीवी, जब रीट को उनका लोन वापस करता था, तो पहले इस पैसे को जब ये यूनिट होल्डर को ट्रांसफर करते थे, तो यूनिट होल्डर के एंड पे ये टैक्स फ्री होता था। लेकिन 2023 जो बजट पेश किया निर्मला सीतारमन जी ने, उसमें इसको टैक्सेबल कर दिया है। और इसी की वजह से देखा जा रहा है कि भाई जो रीट हैं या आईएनवीआईटी हैं, उसके प्राइस में गिरावट देखी जा रही है। क्योंकि पहले ये टैक्स फ्री होता था, अब ये टैक्सेबल हो गया। इसमें कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी पैसा डालते हैं, तो अब उनके एंड पे ये टैक्सेबल हो गया, और उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है कई बार 40% तक भी हो जाती है। तो इसलिए इसको काफी ज्यादा नेगेटिव लिया जा रहा है। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा? अब इनको फ्यूचर में सोचना पड़ेगा कि अभी के लिए मान लो ये 90% डिविडेंड देते होंगे, बाकी जो सरप्लस बच जाता होगा उससे अपने लोन वापस कर देते होंगे। तो हो सकता है कि जो अब ट्रस्ट हैं, चाहे वो रीट हो या आईएनवीआईटी हो या जो दूसरे ट्रस्ट भी हैं, क्योंकि ये सभी ट्रस्ट पे ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे अब, तो वो जब अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हो सकता है कि वो अब लोन वापस करने की बजाय सारी की सारी इनकम डिविडेंड की फॉर्म में दे दें, या कोई और तरीका अपनाएं, जिससे कि जो उनके रिटेल यूनिट होल्डर है उनको नुकसान ना हो। बट चेंज की अगर बात करें, तो सिंपली जो ये पोर्शन पहले टैक्स फ्री होता था यूनिट होल्डर पे, वो अब टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आप बात की जाए कि भाई इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला रीट कौन सा होगा और उनके लिए आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो आपको जैसे पता होगा आज की डेट में तीन रीट भारत की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एक माइंड स्पेस, एक एम्बेसी और एक ब्रूकफील्ड। तो माइंड स्पेस ने अभी मंडे को दिसंबर क्वार्टर के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अप्रूव किया है। तो ये तो 91% अपना जो पैसा है वो डिविडेंड की फॉर्म में दे रहे हैं, जो कि टैक्स एग्जेम्प्ट होता है यूनिट होल्डर के पास। और बाकी का 9% इंटरेस्ट की फॉर्म में दे रहे हैं, जो कि पहले भी टैक्सेबल होता था, अभी भी टैक्सेबल होगा। तो ऑब्वियसली तभी देखा गया है कि माइंड स्पेस का जो रीट है वो सिर्फ 3% के आसपास गिरा है। तो इसलिए इसको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन वहीं अगर हम एम्बेसी का देखेंगे, तो उन्होंने 503 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंस किया है, और उसमें से 45% उनका डेट की वापसी है, यानी कि जो उन्होंने अपना लोन वापस किया है रीट को। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में उनको ये प्रभावित कर सकता है, और तभी इनके जो प्राइस में 10% से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई है। हालांकि इन्होंने बोला है कि भाई ये दूसरे इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट के साथ मिलकर के नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और देखेंगे कि भाई ये कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि इनके जो भी यूनिट होल्डर हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर, उनको कोई नुकसान ना हो। अभी के लिए ब्रूकफील्ड ने अपना दिसंबर का डेटा अनाउंस नहीं किया है, लेकिन ये हर क्वार्टर में चेंज भी हो सकता है। हो सकता है कि माइंड स्पेस ने इस बार ना किया हो, लेकिन अगले क्वार्टर में इनको कुछ लोन की वापसी हो, जो कि ये ट्रांसफर करे, तो तब इनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हमें रीट से दूर भागना चाहिए, या एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो भी गिरावट आई है? तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता तो ये ढूंढ लेंगे। एक तो पहले
टैक्स कोई इतनी बड़ा बर्डन नहीं होगा क्योंकि 100% अमाउंट पे नहीं लगेगा। और दूसरा, ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमेशा एक फेमस कोट है स्टॉक मार्केट के लिए कि कभी भी अच्छी न्यूज और अच्छा प्राइस सेम टाइम पे नहीं आता। तो आज की डेट में अच्छा प्राइस है तो वो कोई ना कोई खराब न्यूज की वजह से आया होगा। ओवरऑल फंडामेंटल कोई बदले नहीं है। तो अगर आपको इस असेट क्लास में भरोसा है तो ये मेरे हिसाब से तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये किसी ना किसी फॉर्म में अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे और आपको आने वाले टाइम में फायदा हो सकता है। और आईएनवीआईटी की बात की जाए तो उसमें भी जो वो सबसे ज्यादा लोन की फॉर्म में अपने यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर रहे होंगे उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा और बाकियों को कम होगा, लेकिन आई एम श्योर कि वो भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेंगे। तो अगर आपको इस असेट क्लास में भरोसा है तो आप इस मौके को यूज कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में या रीट वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके आंसर दूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।